बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां ड्यूरिंग द PSL हम रोजाना रात के इस पैर इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर को पेशावर ज़ल्मी के सामने 76 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस फतह के बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो पॉइंट्स टेबल पे अब दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। इस मैच में क्या रहा, एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर और फिर देखेंगे जनाब कि इस मैच में क्या दोनों टीमों की जानिब से खेल पेश किया गया। समरी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने पहले बैटिंग की और अकील हुसैन की हैट्रिक के बावजूद 196 रन बनाने में कामयाब हुई 8 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग खेली। कैडमोर आज थोड़ा बेहतर नजर आए जिन्होंने 33 रन से की इनिंग खेली। इसके साथ साथ साइम अयूब जो है उन्होंने 30 रन स्कोर किए। अकील हुसैन ने 4 बड़ी वाइटल विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ सोहेल खान ने भी 1 विकेट हासिल की और जवाब में 46 रन का बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला और इस स्टार्ट के बावजूद महज 120 रन करने में कामयाब हुई। यहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी यहां पर 76 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल कर गई। हालांकि टॉस भी जीता था यहां पे क्वेटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन टॉस जीतने के बावजूद भी उस टॉस को सही तरीके से जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सके। और आज एक और भी खास बात हुई है यहाँ पर, और ख़ास बात जनाब यहाँ पर यह हुई है कि आज एक तवील अरसे के बाद, मैं समझता हूँ पहली मरतबा जो है वो सरफराज अहमद को जो है वो ड्रॉप किया गया क्वेटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड से। और सरफराज अहमद जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, बिल आखिर कैप्टनसी के बाद अब टीम में भी अपनी जगह खो बैठे हैं। आज के मैच को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। जो पहली शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ इनको मौके मिले इन्होंने ऑनेस्टी के साथ, दयानदरी के साथ, लॉयल्टी के साथ जो है वो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद किया। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। सर थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, वक्त में मुकाबला सख्त है, इसलिए आज जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जरा इनका भी तारुफ कराते चलें। ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं और जो जर्नलिस्टों के लिए स्पेशली जो काम कर रहे हैं वो किसी से जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। असगर कैसे हैं आप? शुक्रिया अली भाई। क्योंकि शो का थोड़ा सा तेज भगाना है तो और तेज हमें जल्दी जल्दी बातें कवर करनी है। पॉइंट टेबल पे एक निगाह डालेंगे कि हुआ क्या जनाब इस मैच की फतह के बाद पेशावर ज़ल्मी के साथ, और पॉइंट टेबल पे उसने एक जंप हासिल की है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो उस वक्त दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल पे, कि जहां पर मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। 11 पॉइंट्स हासिल किए हैं यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने आज की इस फतह के बाद। रन रेट को भी काफ़ी बेहतर किया उन्होंने और 9 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और 9 ही पॉइंट के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर चौथे नंबर पर मौजूद है। उसके बाद फिर आखिरी नंबरों पे किंग कराची और लाहौर कलंदर्स की टीमें नजर आ रही हैं, जिनका बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि प्लेऑफ तक मरहले का कोई मौका मिले। मोहसिन भाई के साथ जरा आगाज करते हैं, इस मैच को डिस्कस करते हैं। मोहसिन भाई सबसे पहले तो क्या आपके लिए भी इतना ही हैरान कुन था ये कि सरफराज अहमद का एक्सक्लूजन, क्योंकि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। उनकी कुछ वीडियोस भी आएंगे जहाँ पे वो नेट पे भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सरप्राइज एक्सक्लूजन था या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नेट पे तो नहीं पता चलता किसी का वो उसका आ रहा है, लेकिन हो सकता है रेस्ट कराया हो, ये भी हो सकता है। इसलिए टीम कंटेंशन में नहीं है। ये क्वेटा से खेल रहा है ना, तो क्वेटा की मतलब कि इस वक्त तो आ गई पूरी तरह से कंटेंशन या है। क्वेटा भी जो आज के मैच हारने के बाद थोड़ा पॉइंट टेबल में स्लिप हुई है, नंबर 3 पे आ गई है। लेकिन ये कि आई थिंक मैं इसको कहूँगा कि रेस्ट कराया होगा, नहीं हो रहा होगा, उससे नहीं खेला जा रहा होगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं है उसकी सरफराज की। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन यही वक्त होता है अली कि अगर या तो आप ना खेलें, हट जाएं आप कि जी अब मैं नहीं खेलना चाहता। अगर खेल रहे हैं तो फिर अपनी वर्थ को प्रूव करें, और प्रूव इन द सेंस कि दुनिया में कोई भी बैट्समैन या बॉलर गारंटी परफॉर्मेंस नहीं गारंटी कर सकता, लेकिन एक एफर्ट नज़र आती है कि पूरी जान मार रहा है भाई। ठीक है, भला ये अभी कंटेंशन में नहीं है पाकिस्तान के लिए या ये थोड़ा दिल छोड़ गया, लेकिन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। उससे एक इम्प्रेशन ये जाता है कि कल कोई यंगस्टर्स इसका फ़ायदा ना उठाए। ये अब सरफराज इस स्टेज पे आ गया है, माशाल्लाह वो सीनियर प्लेयर है, तो उसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जितने भी वो अब आगे अगर खेलता भी है, भला आगे वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए नहीं भी हो अगर होता, तो ये शो करना चाहिए कि मैं टीम मैन हूँ, टीम के लिए जान मारूंगा, कप्तान हूँ या ना हूँ, मैं टीम मैन हूँ। और इससे स्टाफ भी खुश होता है। और दूसरी बात, जो यंग लड़के आते हैं फ्रेंचाइज में जो साथ में, उनको एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान में ऐसे कोई मिसाल है क्योंकि किसी के लिए अपनी जगह छोड़ दे? यहाँ तो अनफिट भी होने के बाद लोग खेल रहे होते हैं, अपनी इंजरी को छुपा के भी खेल रहे होते हैं। और अभी सरफराज को भी पता है कि अभी उनके पीछे नाफे जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, फिर सज्जाद है जो अभी सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर के लिए खेला, ज़बरदस्त है। आज फिर एक और विकेट कीपर भी उन्होंने खिला दिया। तो आपको लगता है कि 3-3, 4-4 विकेट कीपर की मौजूदगी में सरफराज ये रिस्क लेंगे कि अपने आप को जो है वो रेस्ट करा दें?
रिस्क क्यों नहीं लेंगे? उनका क्या स्टेक पे है? उनको अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ हो जाते, रिस्क सर, जब बगैर खेले बेंच पे बैठ सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, सबने बोला रिटायरमेंट ले लो, वो मुसलसल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, या तो आप मत खेलो, हाँ। खेलना है तो प्रॉपरली पूरी तरह से खेलो। और बेंच आज उसको रेस्ट कराने का मकसद ये होगा कि या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो कोच ने, कप्तान ने बोला होगा मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, यू आर टोटली आउट ऑफ टच, मेंटली भी नहीं है। और सरफराज को मैं समझ सकता हूँ, मेंटली भी उसको परेशान हो रही है कि मैं कंटेंशन में तो हूँ, हाईएस्ट लेवल के लिए नहीं हूँ, तो मैं यहाँ क्या जान मारूँ, वो डिटर्मिनेशन। लेकिन यही एक निशानी होती है अली कि जो मुश्किल वक्त में, मैं जैसे कहता हूँ, अच्छा प्लेयर और अच्छी टीम वो होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे। तो सरफराज को मैं कहूँगा बेटा जितना भी खेल रहे हो या तो खेलो मत, और अगर खेलो तो पूरी जान लगा के अपना 100% दो अपनी इस टीम के लिए कि इस टीम को मैं ऐसा करूं कि जिता के निकलूं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस मैच को समराइज करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आज हमें क्विकली बात ज़रा जल्दी करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। रायल रोसो ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उनकी मैच में गिरफ्त भी आई, क्योंकि 4 आउट किए बड़े वाइटल, 1 ओवर में 3 विकेट हासिल की और पाकिस्तान सुपर लीग की 5वीं हैट्रिक स्कोर की है। यहाँ पर आमिर, जुनैद, इमरान ताहिर, इसके अलावा मोहम्मद समी और अब्बास आफरीदी के बाद तो ये 5वें बॉलर बन गए जिन्होंने हैट्रिक किया। उसके बावजूद भी ग्रिप लूज कर गए रायली रोसो। देखिए, बात यह है कि कोयटा अब थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लग रही है ना। लास्ट मैच का लगता है ज़्यादा असर ले लिया और उस मैच के दबाव से अब तक ये निकल ही नहीं सके हैं। और 76 रन की जो शिकस्त है, मैं समझता हूँ शायद इस PSL की सबसे बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ रहा कि अभी आगे कुछ मैच में इतनी बड़ी मार्जिन से कोई टीम हारी है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो संभल नहीं सके, और फिर आप ये देखें कि उनके कोई भी प्लेयर जो है वो 20-24 से ज़्यादा गए ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा अलमिया रहा कि कोई भी उनका एक बड़ी पार्टनरशिप भी नहीं लग सकी। इवन के 60-70 रन की भी पार्टनरशिप लगती है तो टीम में थोड़ा सा जल हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टोटली जो है तमाम शोबों में वो आउट हुए हैं। गो के बॉलर्स ने जान मारी, हैट्रिक भी किया किल ने, लेकिन कप्तान या फील्डर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सका, ना ही साथी बॉलर उन्हें सपोर्ट कर सके। फिर बिटर जो है वो कोई भी ऐसा नहीं जो क्रीज पे रुकता। तो यही वजह थी कि शायद जो है ये लूज कर गई इस मैच को। लेकिन अब सिर्फ 2 मैच हैं और दोनों मैचों को उनको जीतना होगा, वरना पॉइंट्स टेबल पे ऐसा नहीं कोई 5वें नंबर वाला जो है वो ऊपर। अभी भी कोयटा अगर 4थे नंबर पे, तो अपने रन रेट की वजह से पॉइंट्स तो बराबर है, तीसरी और चौथी टीम के दोनों पॉइंट के साथ हैं। पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हैं रन रेट की वजह से। लेकिन अगर मजीद लूज करते हैं ये या रन रेट को भी लूज करते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि शुरू में कोयटा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और कप्तान की तब्दीली और कमांड की तब्दीली नजर भी आई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चल अब लौट जा। चले वापस याददाश्त आ गई है। अच्छा असगर, इससे पहले कि मौसम की तरफ में आऊँ, जो बाबर आजम इस वक्त आपको एज ए कैप्टन कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर बैट्समैन भी, वो तो मैं मौसम भाई से पूछूंगा, लेकिन बतौर कैप्टन भी उन्होंने काफ़ी सरप्राइज किया है। क्योंकि साइम अयूब से बॉलिंग का आगाज़ कराना, पावर प्ले में जल्दी उन्होंने जो बॉलिंग की तब्दीली की, थोड़ा एग्रेसिव कैप्टन नजर आया आपको? थोड़ा सा दूसरे या तीसरे मैच के बाद इनकी कप्तानी में तब्दीली आई। एक तो फिर खुद ये बैटिंग के लिए ऊपर आए और इन्होंने 75, 80, 100, फिर आज जो है 58 30 बॉलों पे। तो ये चीज़ बता रहा है कि बाबर अपनी इस्लाह कर रहा है और गलतियों से सीख रहा है। और कप्तानी में भी थोड़ा सा लगता है कि वो अपने सीनियर से मशवरा कर रहा है और राइट टाइम पर राइट फैसले कर रहा है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी मजीद सीखना चाहिए। कप्तानी का एक हुनर होता है, या तो वो बाई बर्थ होता है या अपने सीनियर से सीखा जाता है। तो मेरा ख्याल है बाबर को भी सीखना चाहिए और कप्तानी देने में जल्दी नहीं करना चाहिए उसको दोबारा। अभी उसको कंटिन्यू रखें, इसी तरीके से डोमेस्टिक में कप्तानी करे और अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करे। मैं ये नहीं कहता वो बहुत ही बुरा कप्तान है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो कप्तानी का अहल नहीं था, वक्त से पहले कप्तानी थी जैसे शाहीन को दी। ठीक है। अच्छा मौसम भाई, बतौर ओपनर क्या समझते हैं आपके जो बाबर की बैटिंग में चेंज आया है, वही चेंज उसकी कप्तानी में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग में जो डिसीजन ले रहा है, जो शॉट उसका सिलेक्शन है, वैसे ही उसको जो एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं अपनी बैटिंग से, वो उसकी कैप्टनसी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं? देखिए, अभी जो मैंने आपसे एक बात कही थी, जब मुश्किल वक्त आता है तो प्लेयर वो होता है जो उस वक्त में खड़ा होता है पूरी तरह से। अब बाबर को पता चला है कि मुझे कैप्टनसी से हटा दिया गया है कि खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस भी ख़राब हुई तो मैं टीम से बाहर ना हो जाऊँ, जैसे आज अभी सरफराज फेस कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे बात, आज मैं भी देख रहा था कि उसकी फील्डिंग में बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी, बैटिंग ने उसने अपने आप को बड़ा अच्छी तरह से जनरेट किया है कि भाई ठीक है, मैं थोड़ा सा 20-20 के हिसाब से शॉट्स भी खेलूँ। हालांकि बिल्कुल उसने स्लॉग नहीं करा, बिल्कुल सही कर रहा है, प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। लेकिन एक अप्रोच चेंज हुई है और चेंज जो हुई है वो अली पॉजिटिवनेस की तरफ आई है।
तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर हिम, उसकी करियर के लिए और फॉर पाकिस्तान ये क्रिकेट। तो आपने चले बैटिंग की आती है, लेकिन जो फील्डिंग में जो कैप्टनसी में जो चेंजेस कर रहे हैं, जो वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, बड़े बोल्ड एग्रेसिव डिसीजन नजर आ रहे हैं। साइम अयूब से बॉलिंग का आगाज कराना, पावर प्ले के अंदर जल्दी जल्दी तब्दीली करने के बैट्समैन सेटल डाउन ना, इसको किस तरह देखते हैं? वही देखिए ना, वही कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज जो उसके आज मैं देख रहा था, जिस तरह वो बॉलिंग चेंजेस उसने किए हैं, किसी ने अच्छी परफॉर्म दी, भाग रहा है उसकी तरफ, उसको शाबाश दे रहा है, गले लगा रहा है, फील्डर के पास जा रहा है, फील्डर से बातें कर रहा है। यही होती है कैप्टनसी, और क्या होती है। इसलिए अगर प्लेयर्स को 10 प्लेयर को ये पता हो कि मेरा कैप्टन बिल्कुल अलर्ट है फील्ड के ऊपर, तो 10 भी चार्ज अप हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी उसने अप्रोच की अपनी बैटिंग, कैप्टनसी और फील्डिंग वील्डिंग हर चीज़ में। आप देखें वो जान मार रहा है, वो चाह रहा है कि मैं एग्जाम्पल बन के आऊँ, और आई थिंक वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। जो मुझसे ख़राब परफॉर्मेंस हुई है, ये जो मैं नीचे गया हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं इससे बहुत बेहतर हूँ। दैट इज़ द बेस्ट साइन फॉर एनी इंडिविजुअल कि वो अपने आप को खुद खड़ा करे, तगड़ा करे, और दिखाए अपने कप्तान को भी, अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने क्रिकेट बोर्ड को कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टन भी। लेकिन असगर ने एक अच्छी बात कही है कि ज़बरदस्ती कप्तान नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें, मैं छूटते ही बाबर से प्रेशर हटा के रखूं, दूसरे से रखूं, मैं रिजवान को कैप्टन बना दूं कि भाई 2020 का तुम होगे, हाँ टेस्ट और वनडे का मैं इस तरफ सोचूं। ठीक है, कैप्टनसी की बात की तो रायली रोसो की कैप्टनसी को कितना रेट करेंगे? इब्तिदा में वो भी बड़े अच्छे कैप्टन नजर आए। अभी हमने गुज़िश्ता मैच भी देखा कराची किंग, उसमें भी वो जो है सफ़र कर गए, टीम उनकी जो है वो हार गई। उसके बाद फिर यही इंपैक्ट हमने आज के मैच में भी देखा। देखिए, जो एक मैच्योर और नेचुरल कैप्टन होता है ना, उसमें यही देखा जाता है कि जब टीम पे डाउनफॉल आए तो फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो अपनी टीम को कैसे जेल कर पाएगा। अब चूँकि फर्स्ट टाइम वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो कोई माजी का उनके पास तजर्बा है नहीं कैप्टनसी का, तो जाहिर बात है अभी उनको सीखने का मौका है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो कोयटा ने काम किया है कि कप्तान बना के सिखाओ, ये मेरा ख्याल है गलत किया है इसने। सीखे हुए को कप्तान बनाना चाहिए था। किसी का मुझे सर ब्रेक पे जाना है, लेकिन बाबर की ये परफॉर्मेंस भी बहुत सारे लोगों को अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अभी एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी बाबर को जो है दानिस्ता तौर पे जो है वो थोड़ी लूज डिलीवरी की जा रही है ताकि फॉर्म में आ जाए। ऐसा होता है पाकिस्तान क्रिकेट में? आप बताएंगे तो किसने कहा है? सलमान भट्ट ने बता देते हैं, सलमान ऐसी बातें नहीं करना। सलमान का अपना करियर सबको पता है। हाँ, और एक बात मैं अभी जो असगर ने बात कर रहे थे रायली रूसो की, असगर जो ये है ना, ये इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, इनका जो ब्रॉटअप होता है ना बचपन से, इनमें प्रोफेशनलिज्म डाली जाती है कि, और जब भी देखें इनका कप्तान कभी टाइम नहीं लेता। जब जिसको बनाते हैं तकरीबन 90% वो फ़ौरन आके डिलीवर करता है, बिकॉज उसके जहन में प्रोफेशनलिज्म डाल दी गई होती है, एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टन भी। तो रायलो रूसो जो है वो इसलिए कर रहा है कि वो ऐसे उससे आया है, सेटअप से आया है। उसमें तजर्बा कोई नहीं ना उसको डाउनफॉल का। तो अगर टीम पे डाउनफॉल आ जाए और उसको कप्तान को स्ट्रेटजी चेंज करना हो, प्लान बी हो, तो यही तो रोल मुझे दो मैचों में मुझे ये लगा है कि इसके पास प्लान बी नहीं था। लेकिन फिर यही तो रोल आ जाता है विवन रिचर्ड का, फिर यही तो रोल आ जाता है मोइन खान बैठे, विवन रिचर्ड वो सब बैठे हैं। अली, मैं मानता हूं कि विवन रिचर्ड बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड में जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो पानी का वक्फा हो तो कुछ करेंगे, या टी टाइम हो जाए तो कुछ करेंगे, लेकिन बाहर बैठा हुआ अगर तो बाउंड्री के बाहर से बता रहे कुछ नहीं कर सकते। बाउंड्री से बाहर हम खुद फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं ना। आपने आज ही उमर गुल को दिखाया है, क्रिकेट खेली भी है, आज ही सुने ना। अब बहस बराए बहस कर दिया तो बहस बराए बहस हम कर लेते हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे ना बॉस। आप सुन नहीं रहे। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि आज उमर गुल बाहर, बाउंड्री से बाहर बाबर आजम को समझा रहे थे, आप कह रहे बाउंड्री के बाहर नहीं बता सकते। वसीम अकरम अभी हमने देखा पिछले पीएसएल के अंदर बाबर आजम को समझा रहा था, ठीक है ना। अभी मैंने डग आउट शेयर किया हैदराबाद बहादुर का, बाउंड्री के बाहर से मिसबा जो है वो समझा रहे थे। तो बताने के लिए तो लोग मौजूद है ना, लोग मौजूद है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे मसला वही आ रहा है तजर्बे का। जब तक तजर्बा नहीं होगा अली, उस वक्त तक जो है कप्तान इस तरह से। आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि नहीं समझा सकते बाहर से? नहीं समझा सकते ना, क्योंकि उसको मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, फिर भी इस बारे में नहीं समझा सकते। किसी के सुनने वाला कान खराब हो तो आप कैसे बताएंगे? अब ये बोले ना, अब ये तो नहीं कह सकते ना, समझाने का नहीं समझ रहा, क्योंकि कप्तानी पे एक कप्तानी जो है ना वो बहुत जरूरी है कि उसके लिए उसके साथ वो सेंस हो, तजर्बा हो, उसको पता हो कि अगर मेरे 4 आउट हो गए हैं तो 5वें और 6ठे के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, या मुझे इमरजेंसी में किसी और को ऊपर भेजकर क्या टीम को संभालना चाहिए। मौसम भाई, आपको लगता है कि विवन रिचर्ड वगैरह खाली बैठे हैं जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं? असगर भाई की दानिश में सर विवन रिचर्ड का मेरे कब विवन रिचर्ड को मना किया? मैं तो भाई जब मैच है उसी की बात करूंगा ना यार। विवन रिचर्ड से कितनी तेज भाई, मैं जो मैच है उसकी आप मुझे ये बताएं, विवन रिचर्ड कितनी तेज आवाज से बात कर सकते हैं सर? जाके बाउंड्री के बाहर तो बता सकते हैं। माइक लेके बैठे हुए कि माइक में चीख के कह रहे हैं कि यार
दोस्तों मेरी बात सुनो भाई बाउंड्री के बाहर जाके नहीं बता सकता, डगआउट में नहीं बैठा हुआ विनिचर भाई, तो वो आवाज जा रही है। इसके अलावा शेन वॉटसन नहीं बैठा हुआ, जिसको आप खुद बोल रहे हैं पाकिस्तान का कोच बना बात कर रहे हैं मौसम भाई। अच्छा मैं मौसम से ले लेता हूं, आपकी अगर समझ में नहीं आ रही है मौसम से पे आता है तो दो जुमले सुन सकता है अगर वो गेंद के साथ, लेकिन अगर वो मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्ड कर रहा है तो कैसे सुनेगा यार? बाउंड्री के बाहर आके करे ना कप्तान, कब आया यार? चले मैं इसमें बात करता हूं, मौसम भाई का वर्जन लेते हैं। असगर भाई मुझे लगता है कुर्सी का इशू है, क्योंकि जो इस कुर्सी पे बैठा है क्या इशू है? आप सुन नहीं रहे मेरी बात। मैं आप अभी मौसम भाई से ले लेता हूं, है ही नहीं, गट्स ही नहीं है सर मैं मौसम भाई से ले लेता हूं ना, मैं भी आप सबर कर जाएगा यार सर, अभी आप सबर कर कमाल करते हैं यार, जाएगा सर, मैं मौसम भाई से भी ले लेता हूं ना, ब्रेक के बाद आते हैं। तजर्बे पे चल रही है पूरे कोयटा बुलेटिन। तो ये जो हम देख रहे हैं वसीम अकरम जाके सिखा रहा है, अरे वसीम अकरम उमर गुल जाके सिखा रहा है, सब गलत सिखा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं इवेंट में। भाई। मैं ये कह रहा हूं जो बेंच पे बैठा है वो बताएगा ना, आपको यही नहीं पता यार अली सर यहाँ पे मशवरे चल रहे होते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रही है बात तो हम कर नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आपको बताते चले ये बहस तो इस तरह यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन जब दो टीमें खेलती हैं, एक टीम की जीत होती है और एक टीम की हार होती है, लेकिन जनाब हमारे व्यूवर्स की इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में मुसलसल जीत ही जीत है। वो इस तरह से कि अभी अपना मोबाइल उठाएं, उस पर मोबाइल प्ले स्टोर पर जाएं, माइको की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जितनी ज्यादा आप माइको एप्लीकेशन में मैचेस देखेंगे, जितना आपका वॉच टाइम होगा, इतना आपको जीतने के मौके भी मिलेंगे और आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने इनामात को अपने बैंक अकाउंट के जरिए या इजी पैसा के जरिए। तो अभी अपना मोबाइल उठाइए, माइको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मैच देखते जाइए और कमाते जाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मैच को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जिस तरह हम बार बार अपने इंट्रो में भी कहते हैं रोजाना कि पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरों को भी अपने शो में हम डिस्कस करते हैं, तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जनाब उस्मान तारिक के हवाले से। और उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो उसको सस्पेंड करार दे दिया गया है। मोहसिन भाई, एज पर एक्सपेक्टेशन सस्पेंड करार दिया है या आपको लगता है कि थोड़ा सा इंजस्टिस हो गया उस्मान तारिक के साथ? इंजस्टिस तो इसलिए हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए अब टेलीविजन हर चीज़ दिखा देता है। अब देखिए जैसे अंपायरिंग में जैसे पहले हो जाता था, भाई ठीक है ह्यूमन एरर हो गया, अब तो उसका कोई चांस ही नहीं है। एक तो जब मैं भी आपसे उस दिन याद एक बात के ऊपर मैं बहुत भड़का था, सॉरी, कि थर्ड अंपायर बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। अरे भाई आपके सामने तो 10-10 रिप्लेस चल रहे हैं, आप थर्ड अंपायर को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। तो अगर एक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, ये भी होता है कभी कभी कोई शक होता है तो हटा लिया जाता है कि इसको ठीक कर लिया जाए, बजाय के और फर्दर खराबी हो। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या समझते हैं पीएसएल खेलने का मौका मिला, अगर अगला दफा रिपोर्ट होता है तो फिर वो बैन हो जाएंगे? वो मैंने तो आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि इस पे जो है हो जाएगा मसला, सस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ही लोग ज्यादा चीख रहे थे ना। कोई बाहर वाला तो नहीं शोर कर रहा था, हमने खुद चीख कर तवज्जो दिलाई है कि भाई इधर आओ, इसको देखो, इसको देखो। लेकिन अर्ली इन द कैरियर ये चीज़ अगर हो गई है तो मेरे ख्याल है इसके फ्यूचर के लिए बेहतर हो गया है। लेकिन हफीज ने तो कहा कि वो क्लियर है, इनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल सही है, जिसका खुद इतनी दफा टेस्ट और रिपोर्ट हो चुका है। 2 दफा वो खुद मशकूक करा दिए जा चुके हैं, अपने एक्शन को क्लियर कराया है उन्होंने, तो उनकी बात तो रहने दें। फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तारीख अभी क्लियर हो जाता है, अभी उसके आप तवज्जो दे देते हैं और उसके बॉलिंग एक्शन में 100% अगर दुरुस्त निकल आता है तो इसी एक्शन से फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सरमाया होगा। क्योंकि शुरू में अगर हो गया है तो उसका मतलब यह है कि आगे उसका फ्यूचर है, उसके बाद एज है, उसके पास कुव्वत है, सब कुछ है उसके पास, उसकी अपनी क्लास मौजूद है। लेकिन वो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट जरूर हुआ होगा, लेकिन उसमें भी शायद उसकी भलाई है। मौसम, जब आप इंग्लैंड के खिलाफ जब सईद अजमल की और अब्दुल रहमान की जोड़ी थी, उस वक्त भी सईद अजमल पे बड़ा एतराज़ हुआ था और फिर उन्होंने हाफ स्लीव पहन के बॉलिंग करना शुरू कर दी थी। ये हाफ स्लीव आपने पहनाई थी उनको, आपने आइडिया दिया था या उन्होंने खुद सोचा था? क्योंकि आपको याद होगा आपके बड़े करीबी दोस्त हैं बॉब विलिस, उन्होंने उस सीरीज़ में टीवी पे कमेंट्री कर रहे थे, बड़ा इस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि फुल स्लीव्स क्यों पहन रहे हैं? फुल स्लीव्स पहनने में तो कोई खम नज़र नहीं आता ना। नहीं वो तो है, लेकिन बहरहाल उसमें डाउट शुरू हो गया था, वहाँ पे बातें शुरू हो गई थी। तो मैंने सईद अजमल का प्रॉब्लम कहाँ होता था, जब वो गेंद बाहर निकालता था, बाहर निकालने में उसके हाथ में जर्क आ जाता था हल्का सा, तो वो फिर क्या हुआ कि ओवर में 3-3, 4-4 बाहर निकालना शुरू हो गया। जब उसको विकेट टेकिंग बहुत ज़बरदस्त उसका बॉलर है, तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो यहाँ थोड़ी बातें शुरू हो गई थी, तुम इसको जो 1 या 2 रखते हो, तभी किसी ओवर में तुमने 3 कर दी, चलो वो भी गैप से। इतना ज़्यादा ऑब्वियस करोगे तो अंपायर फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए कि बाहर निकालने में और नॉर्मल ऑफ स्पिनर को गेन करने में बहुत, देखिए ऑफ स्पिन में यहाँ ये मूर्ति है। मैं कैमरामैन अगर मेरे देखें तो मौसम भाई बता रहे हैं, तो मेरे यंगस्टर्स को बड़ा सीखने को मिल जाएगा, इनको फोकस कर लें ताकि मौसम भाई जो बता रहे हैं वो एक लर्निंग हो जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी। जी मौसम भाई। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि जब आप ऑफ स्पिन कर रहे हैं, अब यहाँ ऑफ स्पिन की बात हो रही है, तो ये देखिए पूरा फिंगर और ये रिस्ट पूरा रोल हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका ये जो बो एल्बो को क्या होता है, थ्रो करने का जब चक्कर होता है, जब आपकी एल्बो का प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ जर्क आना शुरू हो जाता है। तो स्पिन में तो ठीक है, लेकिन
लेकिन जब बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने में देखिए अब मेरा कितना फ़र्क हो गया ये और इसमें। तो यहाँ उसको फिर सईद अजमल को मैंने कहा था कि बेटा इसको तुम संभालो, बाहर निकालो गेंद, लेकिन ओवर में 1-2 जहाँ देखो ज़रूरत है तुम 3। एज ए कोच कितना इंपॉर्टेंट या कितना वाइटल रोल हो जाता है कोच का कि आपका एक विकेट टेकिंग बॉलर है, आपका एक जो स्ट्राइक बॉलर है, उसको बॉलिंग एक्शन उसका सस्पेक्ट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल भी आपने ऊंचा रखना है, टीम को भी जिताना है और टीम में फिट इन भी होता है। तो यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर की जो मैनेजमेंट है उसका क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि आप ये सब गुजार कर आए हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका वो बॉलर मैच विनर होता है। अगर मैच विनर को आपको प्रॉब्लम हो गई कि ये भी नहीं कि विकेट नहीं मिल रही है, ये कि एक्शन उसका प्रॉब्लम हो गया है, बाहर हो सकता है वो क्रिकेट से, तो यहाँ कोच को बड़ा। और मैंने सिंपली उसको मैंने कहा था देखो बेटा ये बात जहन में अब आना शुरू हो गई है लोगों के, इसलिए कि होता क्या है जब भी कोई बैट्समैन के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है टेक्निकली कि कहीं वो फॉल्ट की होगा, बॉलर में या फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, जहां वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है ना, फिर वो नजर में आता है। अरे अब देखें तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे मुरलीधरन क्या हुआ, मुरलीधरन ने कितने 800 कुछ आउट किए हुए थे, क्या सब वॉश हो गए ना उसके। तो ये बात थी। जैसी अब सईद अजमल भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर, लेकिन जब उसने ये किया मैंने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ है मामला, थोड़ी सी आवाज़ उठना शुरू हो गई, तो मैंने उसको कहा बेटा अब इसको कंट्रोल कर लो, इतना मत करो कि नज़रों में आना शुरू हो जाओ। फिर उसने माशाल्लाह कंट्रोल किया। और देखिए एक अच्छा सईद अजमल ऐसा बॉलर था कि वो सिर्फ बाहर निकालने से आउट नहीं करता था, सिर्फ ऑफ स्पिन से आउट नहीं करता था, एक्यूरेसी से आउट करता था। मैंने कहा तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ के ऊपर तुम डिपेंड कर रहे हो, तुम्हारी लाइन एंड लेंथ भी अच्छी है बड़ी। और इतनी अच्छी उसमें क्या बात थी अली कि वो लेंथ को वेरी करता था, एक ऊपर भी कर देता था, एक ऊपर करेगा एक खींच लेगा। ये उसका इतना अच्छा कंट्रोल था कि एक आधा खींचेगा एक पूरा बॉल खींच लेगा। जहाँ देखते हैं ना कि एकदम से बैट्समैन निकला है बाहर तो उसको एकदम से बॉल खींच देगा। और उसका आपने एक्शन देखा होगा, वेट कर यहाँ पे हल्का सा वो 1-2-3 सेकंड लेता था, तो उसको वहाँ कंट्रोल करा। तो ये उसमें क्वालिटी था। लेकिन आई पर्सनली फील कि यहाँ कोच ये बात बॉलिंग समझाने की नहीं है, ये दिमाग वाली बात समझाने की है। तो ज़रूरी नहीं इसमें बॉलिंग कोच तो करेगा, हेड कोच यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अब इसको तुम कट डाउन करो, थोड़ा सा होल्ड करो। अब ये जो उस्मान की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता इसकी एक्शन में कितना डिसेप्टिव उन्होंने कहा है, क्या उन्होंने कुछ डिलीवरीज पे जो ऑफ स्पिन है लेग स्पिन मिक्सअप करता है। हाँ। लेग पे नहीं इस तरह बात करें, मैं यही सोच रहा था जब आप तस्करा कर रहे थे कि लेग स्पिन पे इसके मसला नहीं है, ऑफ स्पिन जब करता है वहां पे इसको इशू है। ऑफ स्पिन में आपका ये एल्बो यूज हो जाती है ना, हाँ लेग स्पिन में ये होता है। लेकिन बॉलर बहुत कमाल का है, मैंने आज जो देख के मुझे बड़ा वो हुआ कि बड़ा अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, कंटेन भी कर लेता है। और सबसे बड़ी बात अगर 2020 में आपको अली कोई विकेट टेकिंग बॉलर मिल जाए ना, अब जैसे साइम ने भी जो आज बॉलिंग की है और वो दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर था सुना क्या, मेहरान, कमाल की बॉलिंग की इन्होंने, परफेक्ट बैटिंग विकेट के ऊपर इन्होंने बैट्समैन को ज़बरदस्ती मिस्टेक्स करवाई हैं। सो दैट काउंट्स अ लॉट कि 2020 में अगर आप विकेट टेकिंग बॉलर हो और जहां एक्शन का थोड़ा आए फौरन संभाल ले, इससे पहले कि बात आगे बढ़े और वो पकड़ा जाए और हटा दिया जाए। आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुइन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। जो एक तजर्बाकार है, टीम के साथ है, लड़कों को समझते हैं, टीम डायरेक्टर की हैसियत से मौजूद है और एक बहुत ही ज़्यादा तजर्बा है उनके पास, तो उनको चाहिए कि वो इस पर काम करें, वो ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन अब मुझे ब्रेक पे आना क्विकली मुझे बताएगा कि अश्विन अभी 7 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अश्विन पे भी तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगा था ना कि चेकिंग का, वो तो खेलते जा रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, इल्ज़ाम तो लगता है, लेकिन देखना ये है कि आया इल्ज़ाम दुरुस्त भी है या नहीं। जब वो चीज़ों से क्लियर हो रहा है तो वो तो खेलेगा। और यशवंत को तो अब तो 100 टेस्ट खेलनी है उसने, और आपने देखे सेलिब्रेशन कितनी ज़बरदस्त हुई है उसकी। तो मैं तो समझता हूँ कि यशवंत की बात यहाँ करना क्या करना, यहाँ तो इसी भाई होते तो वही बात आता है करते। ऑलराइट जनाब, हम डिस्कस कर रहे थे जनाब इस बॉलिंग एक्शन को, उस्मान तारिक की जो रिपोर्ट हुआ है, और डेफिनेटली आपको मोहसिन भाई ने बड़ी तफसील के साथ जो टेक्निकली बता दिया, और जो हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आपको असगर साहब ने भी बता दी है कि जनाब क्या क्या इस एक्शन के हवाले से जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और जो आज जो भी कुछ हुआ अगर थोड़ा सा उससे मुतमईन नहीं, मैं मोहसिन भाई से पूछ लेता हूँ, फिर इस डिबेट को जो हम कंक्लूड कर देंगे। मोहसिन भाई, अभी असगर तो ये बात मानने को तैयार नहीं, मुझे लगता है इस कुर्सी में कोई प्रॉब्लम है कि जो इस कुर्सी में बैठता है वो हमारे सुनने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी आवाज़ें ज़्यादा। मोहसिन भाई, क्या आपको लगता है कि कैप्टन को ऐसी सिचुएशन में बाउंड्री पर आ जाना चाहिए,
और या किसी सीनियर प्लेयर को आ जाना चाहिए जो कैप्टन को मैसेज कन्वे कर दे, और फिर जो डगआउट में बैठे हुए हैं बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, वो जाके थोड़ा समझा दे। देखिए अजहर के एक पॉइंट सही है कि ऐसे नहीं बता सकते इस तरह के, लेकिन अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हैं, अब क्या होता है साइंस भी डेवलप हो जाते हैं। अजहर क्या करते हैं, आपस में इशारे डेवलप कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे इशारा करूं कि लेग स्पिनर को ले आओ या इसको करो या उसका एक्शन ये देखो, और फिर जाके हल्की सी बात करने में अगर आप कोई चीज़ पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, बाउंड्री लाइन के बाहर से, हालांकि मैसेजेस भी जाते हैं। मैसेज कब जाते हैं, वाटर ब्रेक पे या कोई ब्रेक या कोई आउट हो गया तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, वैसे ही सब अंदर जाते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसमें, और स्ट्रेटेजी उसमें डिसाइड होती है कि भाई अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो कोच मैसेज भिजवाता है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी बात होती है, बड़ी ट्रिक्स होती हैं जो कि लीगल ट्रिक्स हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने पता लगा होता है ना कि मेरे पाँव में तकलीफ, मैं गिर गया, मुझे फिजियो चाहिए 1 मिनट, समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स। यस, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज द ट्रिक्स ऑफ द गेम, ये ट्रिक्स हैं गेम की, इसको आप इसमें कोई आप इलीगल काम अच्छा नहीं मौसम ये तो खैर मैं बहुत ही लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ, आप आर्टिस्ट और एक्टर बड़े जबरदस्त हैं, आपने किया कभी क्रीज के ऊपर समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स? मेरा ख्याल नहीं की, कभी नहीं की, नहीं क्या। और फिर अल्लाह का शुक्र है अली, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जरूरत नहीं पड़ी मुझे तो मैं क्रिकेट के साथ दूसरे गेम जितना खेलता था कि फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिटनेस ये अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हालांकि मुझे एक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 3-डे मैच में रिचर्ड कॉलिंज उनका फास्ट बॉलर होता था, बड़ा ठीक ठाक, उसका गेंद सर पे लगा था और मैं कैप पहना हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं इस वजह से, और मैं उसके बाद भी हेलमेट नहीं पहनता था, तो हेलमेट तो पहनवा ही गई मुझे ज़बरदस्ती कह के कि तुम तो बच के निकल जाते हो, बिकॉज अली मैं डक कर लेता था ऐसे भी और ऐसे भी दोनों तरफ, तो बच जाता था। बहुत सौ को प्रॉब्लम होती है डक करने की। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो छोटी छोटी बातें नहीं, ये ट्रिक्स ऑफ द गेम है, इसको कर लेते हैं। फुटबॉल में भी होता है, दूसरे गेम्स में, जिस गेम में ज़्यादा वो होती है ना इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी या फिजिकल स्ट्रेन जिसमें ज़्यादा होता है, उसमें चीज़ें आ जाती हैं। चलिए उस चीज़ में आ जाती हैं। अच्छा अब पाकिस्तान क्रिकेट के भी मामला को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज जो अकील हुसैन ने जो हैट्रिक स्कोर किया, उस हैट्रिक को किस तरह कहते हैं, क्योंकि डैरेन समी ने भी मैच के बाद कहा कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है वेस्ट इंडियन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अकील हुसैन को शायद पाकिस्तान के अलावा जो इस लीग के अलावा इतनी ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंस मिलती भी नहीं है। अब बिल्कुल नहीं मिलती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन हमारे PSL में एक अच्छा इजाफा है, और आज जो उसकी हैट्रिक है वो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है, जब 5वां बॉलर है जिसने 9 PSL में सीज़न में जाकर हैट्रिक की है, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए भी ग्रेट है। और अकील पे थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। गो के डैरेन समी की बात बिल्कुल वज़न है, और उसका एक तजर्बा भी है, उसकी IQ भी है, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पहले भी मैंने कहा था कि डैरेन समी को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। हमने वैसे ही उसको जो है पाकिस्तान का शहरियत दी हुई है, तो मेरा ख्याल है उसको शहरियत दे ही दे मुकम्मल तौर पर, एजाज़ी ना दे, मुकम्मल तौर पर देकर उसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दें। ठीक है। अच्छा मौसम में ये जो बात हम कर रहे हैं अकील हुसैन की हैट्रिक के वाले से, क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, चाहे माजी की भी बात भी कर लूँ, चाहे बिशन सिंह बेदी से मैं शुरू हो जाऊँ, चाहे आपका जो है रे ब्राइट उससे शुरू हो जाऊँ मैं, जो इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, ऑस्ट्रेलिया का था वो, लेकिन इंग्लैंड का भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैं नाम भूल रहा हूँ उस वक्त, इसका हो सकता है मेरे जहन में आ जाए, और उससे बात कर लें, रंगना हिरात की बात कर लें। लेफ्ट आर्म स्पिनर पर हमारे बैट्समैन क्यों फंसते हैं? बिकॉज हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ खुद इतने पैदा नहीं होते हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए आज की तारीख में, आप मुझे बताइए कोई लेफ्ट आर्म हमारे जैसे हमारे टाइम पे इकबाल कासिम होता था आउटस्टैंडिंग, रकीब सर होते थे, मुनव्वर आगा होते होंगे आपके ज़माने में, मुबश्शिर सज्जाद होते थे, ये बड़े अच्छे मुनव्वर आगा बड़े अच्छे लड़के होते थे। मतलब एक नहीं, 2-2 3-3 चॉइसेस होती थी, और ऑफ स्पिनर के लिए भी, लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। लेकिन मैं अब नोट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफ स्पिनर तो हमको अभी ऑनेस्टली देखा जाए तो देखने में कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा। अब ये जो है साइम को आज मैंने देखा, साइम की मुझे अच्छी बात पता लगी, दिमाग, वो उस लड़के के पास दिमाग है, टैलेंट है, खुदा के वास्ते बेटा पूरी तरह इस्तेमाल करो। मैंने सूरत ये है अली के खुद बंदा कुदरती नेचुरली आ जाए, बोर्ड को ये तौफीक नहीं है कि वो स्पिनर का कैम लगाकर स्पिनर को पॉलिश करे, स्पिनर निकाले और किसी सीनियर के साथ उसको कैम करा दे। अब तो हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग कैंप भी ख्वाब बन के रह गया, इक्का दुक्का कभी लग रहा है ना काकुल में कैंप, वो कैंप तो बहुत दिनों बाद लग रहा है, शुक्र है कि वो लग रहा है। अब देखते हैं कौन कितना फिट है, क्योंकि वो जो बूट कैंप है ना, वो सही मानों में इनके पॉलिश कर देता है। और फिर देखते हैं कि कैंप में जाने से पहले कितने अनफिट होते हैं और कैंप में जाकर कितने अनफिट होते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त है। माजी में ऐसी रिवायत रही है, यासिर मिसाल है, दुनिया के सामने मिसाल है। मैं कह रहा था कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो हमें कमी है वो इसी वजह से हो रही है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा।
तो देना चाहिए और फिर लेकिन आपको निकलते लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अपने दानिस्ता तौर पे खोए, क्योंकि एक ज़माने में जो है अब्दुल रहमान भी थे, उसके बाद फिर जुल्फ़िकार बाबर भी साथ साथ आ गए थे, फिर उसके बाद जो असगर भी हमारे साथ लाइन पे लगे थे। एक ज़माने में तो इतने लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, अब हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी भी हैं, सुफियान है, अभी मेहरान मुमताज़ हैं, अभी बहुत सारे स्पिनर हैं, मैं नाम गिराऊंगा शायद वक्त जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मौसम से डिस्कस करूँगा इस स्पिनिंग के मसले के ऊपर कि स्पिनिंग ट्रैक पे पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करें पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैच को, लेकिन साथ साथ जो इससे जुड़ी खबरें भी हैं वो भी सामने आ रही हैं। और अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि जनाब शादाब खान की जो इस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा जो अप्रिसिएशन उनको मिल रही है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में शादाब खान को जो वो इंडेट किया जा सकता है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान सुपर लीग से हम टीम बना रहे हैं। शादाब तो सीनियर हो गए, हाँ। उनको तो उसमें नहीं काउंट कर सकते ना। अब कोई नया लड़का लेकर आते हैं, बीच में उसामा मीर वगैरह की बातें शुरू हो गई थी, लेकर आते हैं, उसामा मीर को लेकर आते हैं, उसामा मीर हल्का पहले मौका मिला है, हाँ। लेकिन अब यहाँ से अगर लाते हैं तो फिर हम उसको तो कह सकते हैं। लेकिन शादाब तो अब सीनियर हो गए और फिर अपने कैरियर में उन्होंने सीखा भी है। हाँ। तो बस ये तो बॉलिंग में थोड़ी उनकी कमजोरी चल रही थी, लेकिन इस पीएसएल में हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी वो जो है वो बॉलिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं और 2 विकेट 3 विकेट इस तरह करके वो ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जब लड़का खुद मेहनत कर रहा होता है तो उसको उसका सिला मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो शादाब ने जिस तरीके से अपनी टीम को ऊपर जाकर बैटिंग के जरिए भी जो है क्लियर किया है और ऊपर लेकर आए हैं। आपको पता शुरू में इस्लामाबाद जो है वो नीचे बिल्कुल थल्ले लगा हुआ था, तो अब वो जरा बेहतर हुआ है। तो इसमें शादाब का बड़ा वाइटल रोल है। तो अगर उसके बैटिंग परफॉर्मेंस पे, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे, मेरिट पे अगर मौका मिलता है तो मुझे तो कोई वो नहीं है। मैं तो हर कोई ये कहता हूं कि भाई मौका दो, लेकिन मेरिट पे तो सबको फिर बराबर से दो। और जो पीएसएल के परफॉर्मर हैं उसको कम से कम डोमेस्टिक भेजो, ताकि वो जूते रगड़े, अपने आप को थकाए, फिर आए। ठीक, उसके बाद आए। लेकिन अभी जो इन्होंने बात की है, अभी मौसम भाई, ये स्टेटमेंट मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन था जो शादाब ने अभी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि बैटिंग तो मैं शुरू से करता आता हूँ, बॉलिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एज ए बॉलर ही तो सारी क्रिकेट उन्होंने खेली, पाकिस्तान अंडर 19 खेली, अब तक जितनी क्रिकेट खेलने से बॉलर खेली। अब बैटिंग में रन अगर शुरू हो गए तो वो कहते हैं बैटिंग तो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मुझे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, बॉलिंग में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त कोई राइट आर्म लेग स्पिनर मौजूद नहीं है दूसरा। सर ये उसामा मीर, जाहिद महमूद, ये तो अभी आए ना। हाँ। ये शादाब तो कितने अरसा हो गया इसको, ये पहले प्रॉब्लम हो जाती है इसको अगर ये बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करता। इसलिए कि शादाब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, ठीक है ना। वो एज अ प्योर बैट्समैन ही, एज अ प्योर बॉलर आया तो बॉलर था, तो उसको तो चाहिए कि उसको कॉन्सेंट्रेट करे कि, और अब तो जब ऑलराउंडर बन गया है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है जो मैं फील करता हूँ, 4-5 लड़के ऐसे थे अली, 4-5 जिनको ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स में डेवलप कर सकते थे, जो T20 और वनडे में ख़ास तौर पे बहुत काम आते। इन्होंने इसके ऊपर मेहनत नहीं की, इन्होंने लड़कों के ऊपर छोड़ दिया। लड़कों को हमारी प्रॉब्लम ये है, जो मैंने नोट किया है, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत कम है। जैसे मैं अभी पहले भी बात कर रहा था सेशन में, खुद उठाओ अपने आप को, खुद पकड़ो। जब मुझे नहीं खिलाते थे तो खुदा की कसम, आप जो उस दिन बात कह रहे थे ना कि मैं ये कर जला दूंगा, मैं कहा नहीं, मैं देखता हूँ ये मुझे कब तक नहीं खिलाते, ये कब तक नहीं खिलाते मुझे। इसलिए मैं परफॉर्म करता जा रहा था, मुश्किल रहा था, बहुत मुश्किल रह रहा था, और मैं परफॉर्म करता जा रहा था। जहाँ से टीम कोई बाहर की आती थी 3 डे मैच में हर टीम के खिलाफ सेंचुरी करता था। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को खुद बनाओ, और जो क्रिकेट बोर्ड से हेल्प मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन अपने आप को खुद बनाओ, अपने आप को वो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो। अच्छा, आपने बनाने की बात की ना, थोड़ा मूव ऑन जरा फास्टली क्विकली करते हैं। रमीज़ राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हुनैन को चाहिए इस्लामाबाद को जो है वो गिव अप कर दे और किसी दूसरी फ्रेंचाइज में जाए, ताकि उसकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बन सके और जो नसीम शाह का कैरिज्मा है उससे निकल सके। वो और की बात कर लें, यहाँ सवाल आप इनसे कर लें, जवाब नहीं देंगे रमीज़ राजा साहब की बात का। आप असगर से बात नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात तो सही है, अपनी शनाख्त खुद बनानी चाहिए। मैं भाई के या किसी और की शनाख्त पे क्यों चलूं? तो मैं तो इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूं कि तीनों भाई एक ही जगह क्यों हैं। उनको अलग अलग होना चाहिए अगर इसमें इतनी सलाहियत है, और भाई के नाम पर सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। प्रूफ नहीं, आपको नहीं लगता कि प्रूफ किया उन्होंने अपनी बॉलिंग से? मैं अभी इतना तो नहीं प्रूफ किया, लेकिन जिस तरह से हसनैन ने प्रूफ किया वो अलग चीज़ है। लेकिन हुनैन की जो बात है, मैं
सही है, ये मैं एग्री करूंगा इस बात से कि वो किसी और लेकिन आपको लगता है कि कबीले के लोग इसलिए जरा सी भी परफॉर्मेंस है उसको जब वो फौरन जो है वो डॉन ब्रेड में बना के पेश कर देते हैं, जैसे कि हैदर अली ने अभी 26 रन किए हैं। इतने मौके असगर अगर मौसम आज के दौर में मिले, इतने मौके के बाद आज खड़े होकर कर देते हैं, इतने मौकों के बाद अगर 26 रन किए, उस पे भी कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। नहीं, हैदर को तो वैसे ही बहुत जल्दी ले आए थे और वो किसी फ्रेंचाइज की सिफारिश पे, तो अब उसको आराम कराएं। ठीक है, वो टैलेंटेड है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जल्दी आना चाहिए, बहुत हो गई उसके लिए। अभी तो कई मैचों के बाद तो 26 रन बनाए, तो उसको मजीद 26 और बनाने दें, तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी जो बोर्ड में भी तब्दीलियों की बात हो रही है, आप ही ने सिलेक्ट किया अजहर अली को। अजहर अली इज मच कैपेबल कि वो बोर्ड में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको हेड बनाया जाए या सिलेक्शन कमेटी में उनको लाने की बात की जा रही है? की जा रही है जी, की जा रही है। हाँ तो ठीक है, स्टेबल आदमी है, प्लेयर भी अपने ज़माने में स्टडी प्लेयर भी था, अच्छा तमीज़ डिसिप्लिन वाला लड़का है, तो अगर उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें, अजहर अली हुए, अशरफ शफीक, इन जैसे लड़कों को इस्तेमाल करें जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली विद गुड रेपुटेशन। कोई ऑफ द फील्ड उनका कोई। लेकिन सर आपको लगता है मोहसिन भाई कि ठीक है करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना चाहिए, एकदम से हेड बना देना हाई परफॉर्मेंस सेंटर का? अजहर अली ठीक है अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता कि मेंटल अप्रोच कितनी है और कितने केपेबल है। एकेडमी का बनाया ना। हाँ, एकेडमी ठीक है, एकेडमी में यंग लड़के आते हैं। अब अजहर अली तो देखो ना, क्रिकेट भी छोड़ गया है, तो अब तो रिटायर हो गया है, अब तो खेल भी नहीं था ना, अगर मैं गलत अभी खेले लास्ट सीजन तो खेले वो, लास्ट सीजन खेला है ना, अब तो उसने छोड़ गया क्रिकेट। मुझसे अपना जब हम सिंध प्रीमियर लीग में कर रहा था कमेंट्री, तो वहाँ मेरी उससे बात हो रही थी। मैंने कहा क्या प्लान है? क्या मोहसिन भाई मैं क्रिकेट, तो अब मेरी वो डिटर्मिनेशन नहीं रही है। तो मैंने कहा तुम्हें अगर ऐसी कोई अच्छी जॉब मिलती है, तुम उसमें अपना इनपुट जितना दे सकते हो क्रिकेट को दो, इसलिए तुम्हें पाकिस्तान ने दिया है सारा कुछ, पाकिस्तान को लौटाओ अच्छी तरह। तो लाइक आई सेड, दो नाम जैसे मैं ले रहा हूँ, अजहर अली हुए, असद शफीक हुए, अच्छे लड़के हैं, इन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, डिसिप्लिन लड़के हैं, तमीज़ तहजीब बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर जब हेड बने आप, और ख़ास एकेडमीज़ में, ये एक आपके यंगस्टर को पता होना चाहिए कि मेरा जो हेड है वो बहुत करेक्ट आदमी है, इसके सामने मैं कोई गलत बात नहीं कर सकता। गलत बात पे बात की, तभी गलत कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अजहर अली शुरू में अपने करियर में बड़े नाकाम हुए और उनको यकीनन मोहसिन भाई लेकर आए और उन्होंने उसको मुतारिफ कराया था, लेकिन मोहसिन भाई को अजहर अली से शुरू से ही मोहब्बत है, तो नाकामी के बावजूद उसको बार बार लेकर आते थे। उसको आपके बुलवाइट बॉय थे अजहर अली? नहीं, अजहर अली नाकाम कहाँ हुए? तो शुरू में तो शुरू में सारे मैचेस उसके नाकाम हुए, आप उठा के देख लें करियर उसका। मेरे आने से पहले आप लेकर आए ना, इंट्रोड्यूस तो आप नहीं कराया। ये तो मैं भी विटनेस हूँ कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त डोमेस्टिक हो रही थी, मैं कवर कर रहा था और मोहसिन भाई से चेयरमैन बॉक्स में बैठ के देख रहे थे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को, तो मोहसिन भाई ने उसको बुला के बात की थी, उसको समझाया था। डोमेस्टिक में लाए थे जब उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, तो अजहर अली शुरू में मुसलसल नाकाम हुए, नाकामी के बावजूद उन्हें बार बार मौका दिया गया। नहीं, एक मिनट, अजहर अली शुरू में नाकाम कहाँ? ये है रिकॉर्ड आपके पास? नहीं, इंग्लैंड में जब गए, मुझे याद है पहली दफा जब इंग्लैंड का टूर, तो वैसे सबके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा ना। इंग्लैंड का टूर नहीं था पहले, जब मैं इंग्लैंड में गए, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि जब अजहर अली का पहली मरतबा गए तो जिस रात उनकी फ्लाइट थी इंग्लैंड की, पूरी मैं साथ ही था उनके। नहीं, मैं जब कोच बना हूँ, नहीं, जब उनका डेब्यू हुआ है जिसमें जुल्कुरनैन गए, जब यहाँ से फ्लाइट गई है इंग्लैंड की, जिसमें मशहूर जमाना फियास्को सारा हुआ है, उमर अमीन ने उस सीरीज में डेब्यू किया है, क्योंकि उमर अमीन पाकिस्तान के 200वें क्रिकेटर थे, अजहर अली पाकिस्तान के 201वें टेस्ट क्रिकेटर थे। अजहर अली, जुल्कुरनैन हैदर, उमर अमीन, उसमें यासिर हमीद गए थे और उसके साथ साथ ये तनवीर गए थे। उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर था। हाँ, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था। जी। अब उस वक्त तो यही तो मेरा एक वो होता था कि वहाँ जाके हम टीम सेलेक्ट करते थे एक हिसाब से, जहाँ पे मैं चेयरमैन से वो भी करता था कि हम एक फार्मूला के ज़रिए, एक प्लानिंग के ज़रिए टीम सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ पे जाके कुछ और टीम खिला देते हैं, तो कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अभी बात की थी वो बात रह गई, ये अभी शान मसूद और शादाब के दरमियान जो एक चपकलिश हुई है, जो ऑन ग्राउंड हुआ है, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? पीएसएल में सीनियर को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, शान से परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन बट कैप्टन तो है ना। देखिए यार, जब बंदा मुसलसल नाकाम होता है तो डिप्रेशन का शिकार तो हो ही जाता है, तो उस वक्त तो जो है वैसे तो इश्क में हर नक्श उल्टा नजर आता है, तो चीज़ें हो जाती हैं और गेम द पार्ट ऑफ द गेम, नो इशू, चलता रहता है। और गर्मा गर्मी थोड़ी बहुत तो चलती है यार, इससे कम से कम ये कि खेल जरा गर्म रहता है और समझ में आती है चीज़ें, दिमाग खुलते हैं हमारे, तो ये सही है, ज़्यादा बेहतर है, होना चाहिए। और लेकिन मैं यहाँ जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा अली, कि आज कमिश्नर कराची 5th मैराथन रेस हुई। अब यकीन जानिए कि इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन में रेस हो नहीं सकती थी जिस कंडीशन में आज हुई है। 4 रेस इतने कामयाब हुए थे, जुल्फ़कार शिलवानी थे और मेमन साहब थे, तो इन्होंने बड़े शानदार कराए। लेकिन आज जो रेस हुई, एक तो वो आफ्टरनून में की गई, वर्किंग डे में की गई, कोई टेक्निकल टीम नहीं, कुछ नहीं, और 200-250 से ज़्यादा लोग नहीं थे मैराथन के लिए, तो ये बड़े मेरे को हैरत
थी वर्किंग डे थी ना शायद इस वजह से। पता नहीं। अच्छा फिर वो ले आके नीचे घास पे बैठा दिया शाम में, और जहाँ मच्छरों ने जो हमला किया है, ओहो, वो मेयर कराची भी मौजूद थे। मैं तो हैरान हूँ कि ये मैनेजमेंट ने, कमिश्नर साहब ने ये किस तरीके से ये इवेंट करा दिया। ये क्यों लोगों का जो है अपने स्पॉन्सर का पैसा जाया किया उन्होंने। ठीक है असगर भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रास रूट पे काम करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको एक अपडेट भी कर दिया। थैंक यू सो मच असगर सर, थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, आज हमारे शो का हिस्सा थे। कल हमारा पैनल जो है वो तब्दील होगा। कल आप सबके पसंदीदा कमर रजा इफ़ी साहब होंगे, उनके साथ एनुस जरा और कामरान हैदर हमें ज्वाइन करेंगे इस पैनल में। कल लाहौर और कराची का मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उस मैच पे तबसरे के साथ और उससे जुड़े तस्जियों के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।